ऐसे में जो उन्होंने ऐलान एयरफोर्स वन से किया कि जोहरी तजुर्बात फौरी तौर पर शुरू किए जाएँ, अच्छा वो क्लियर नहीं है कि जोहरी हथियारों का तजुर्बा किया जाए या मिज़ल्स का जो लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। तो आपने बताया कि रशिया इसका मुहर्रिक बना है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे? फिर एक रेस लग जाएगी। देखिए, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और टू बी ऑनेस्ट, ये शुरू हुई बात कहाँ से? बात यहाँ से शुरू हुई कि यूक्रेन ने और यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि हमें टोमाहॉक मिसाइल्स चाहिए ताकि वो रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक कर सके, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी करती है जी। वो अमेरिका नहीं दे रहा जी, और यूक्रेन और यूरोप वाले कह रहे हैं वो हमें दें ताकि हम ये यूक्रेन के अंदर जो जंग हम हार रहे हैं इसको हम जीत जाएं या रशिया को आगे ना बढ़ने दें। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप दे नहीं रहा। ये प्रेशर पड़ रहा है ऑन रशिया कि ये शायद दे ना दे। रशिया की पुतिन ने एक दो ऐसे बयान किए हैं और एक दो ऐसी चीज़ें की हैं जिसके साथ थोड़े से और भी लोग परेशान हो गए। एक तो उसने कुछ ऐसी मिसाइल्स टेस्ट की हैं दैट आर सीन एज अ थ्रेट टू यूरोप। राइट। Okay. लेकिन उन्होंने कहा जोहरी नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया। मगर इट डजंट मैटर ना कि क्या इस वक्त करने की क्या जरूरत है। हाँ, मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? okay. अच्छा, तो सो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक नहीं, दो तीन किए उन्होंने। और उसके अलावा चाइना ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके साथ कुछ लोग अमेरिका में स्पेशली परेशान हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने एक टॉर्पीडो लॉन्च की है। अच्छा। उसका नाम है पोसीडन। इट्स लाइक अ सबमरीन। अच्छा। इट्स न्यूक्लियर पावर्ड। वो इनडेफिनेटली समुद्र के नीचे रह सकती है, उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज़ इवन मोर पावरफुल देन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड द वेपन्स दे कैरी। और वो कहीं भी किसी जगह पे भी किसी समुद्र में भी जा सकती है और रह सकती है। एंड इट कैन पोज अ न्यूक्लियर थ्रेट टू all the areas that are in its target। और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इट इज स्टेल्थ। अच्छा, ये एक नया वेपन उन्होंने पोस्ट किया। तो देखिए ना, अब रशिया भी तो थोड़ी सी धमकियां दे रहा है ना, प्रोवोक कर रहा है, आंखें दिखा रहा है। तो क्या जरूरत थी इसकी? अच्छा, अब वो इसलिए बिकॉज रशिया समझता है कि अगर ये जंग 3-4 महीने और चले और यूक्रेन को मदद ना मिले फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम यूरोप, तो ये जंग जीत जाएगा वो, बिकॉज वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पुतिन को कि ये मौका है कि यूक्रेन कमज़ोर होता जा रहा है, आप जितना कुछ कर सकते हैं एक ही दम करें और सीज़ कर लें जो कुछ करना है, उसके बाद हम सीज़ फायर करके स्टेटस को मेंटेन कर लेंगे। मगर वो हो नहीं रहा है। अच्छा। और सो आई थिंक इस किस्म की टेंशन चल रही है विद रशिया। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो नाराज़ हो गया पुतिन के साथ, क्योंकि इसका ख्याल था कि पुतिन के साथ ये डील कर लेगा कि जी चल तुमने जो ले लिया रख लो। हाँ। हम नेटो में नहीं आएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुम जंग बंद कर दो। पुतिन कहता नहीं, जंग नहीं मैंने बंद करनी, तुमने कोई डील करनी है पहले करो, विदाउट मैं जंग नहीं बंद करूंगा क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। हाँ। और पुतिन को इस बात का पता है कि फैसले कागज पे नहीं होते, फैसले ग्राउंड पे होते हैं। अब वो जीत जाएगा तो फिर उसको अच्छी डील मिलेगी। अब अगर वो जीतने से पहले कोई डील करता है तो अच्छी डील नहीं मिलेगी उसको। तो ये इसलिए इशू बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप वहां भी नाकाम हो गया, राइट, चाइना के साथ भी नाकाम हो गया, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया जो है वो कभी आधी बात मानता है, आधी बात नहीं मानता। हाँ। अब वो थोड़ी बहुत बात मान ली है ना, वो तेल वाली, तो इन्होंने थोड़ा सा उसको दे दिया और फिर ये डिफेंस एग्रीमेंट ये। बट एक्चुअली नरेंद्र मोदी बहुत नाराज है इससे, क्योंकि उसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। वो तो बड़ा बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो मेरा ख्याल है कितनी दफ़ा अब कह चुका है कि इतने जहाज गिर गए इंडिया के और पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री और ये हो गया और वो हो गया, और अब ये भी कह दिया कि ये तो किलर है। हाँ। और साथ साथ कहता है ग्रेट गाय किलर। किलर इन अ पॉजिटिव सेंस है। पता नहीं क्या किलर है, किस किस्म का, वो अहमदाबाद याद आता है, बट एनीवे गुजरात है, मतलब राइट। हाँ, हमें वो याद आता है। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके ये कहना कि सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास जोहरी हथियार हैं, लेकिन जो रिसर्च है वो ये नहीं कहती। उनके मुताबिक रशिया के पास सबसे ज़्यादा। एक ट्रीटी हुई थी, स्टार्ट से कहते हैं START, उसके तहत फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग बंद हो गई थी। अगले साल फरवरी में ख़त्म हो रही है। उसको रिन्यू फिर करें। उससे पहले इसने ये ड्रामा शुरू कर दिया है कि हम टेस्टिंग करते हैं, बट एक्चुअली ही कांट टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो तो ऑलरेडी। मगर ये मेरा ख्याल है इससे इशारा ये कर दिया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट बाय नेक्स्ट ईयर, तो अभी तैयारी करो उसकी। तो आई थिंक दैट्स अ सिग्नल।
ठीक, मगर अगेन डील कि जी हम अब तैयार हो गए करने के लिए, अगर आपने करना है तो डील कर लें। तो हर किस्म की गेम खेलता है, इधर इधर कहीं ना कहीं तो कोई डील हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इन बातों से। ही इज नॉट सक्सेसफुल। हाँ, नॉट येट। चलें, अब बहुत से सवालात में से हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा निपटा सकें। अली इमरान जर्मनी से, इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, क्या इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि सबसे जो हसास सूबा है उसकी हुकूमत हम लोगों ने जिनके हाथ में दी हुई है, क्या अब उनको पाकिस्तान के खिलाफ जाने दिया जाए? और दूसरा ये कि ये जो अजाब इन्होंने पीटीआई का हमारे ऊपर एक मुसल्लत कर रखा है, इस अजाब से हमारी जान कब छूटेगी? ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम एक सूबे को जो इस वक्त हसास मौके पर हम इनके हवाले कर दें। भाई साहब मेरी बात सुने, केपी के अंदर हुकूमत एक मुंतखब हुकूमत है, पीटीआई की मेजॉरिटी है वहाँ की आवाम जो है उन्होंने पीटीआई को वोट दिया है, उनका हक बनता है कि वो हुकूमत चलाएं। तो ये कहना कि उनके हवाले कर दी गई है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए इस किस्म की बातों से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ एक और बात भी है जिस पर शायद आपका जो मौक़िफ़ है उसमें वज़न है, वो ये कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो लगता ऐसे है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखे हुए, वो अपने पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखे हुए। ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं वहाँ जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। और ये अब डिबेट शुरू हो गई है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जा रही है। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है? देखिए, बाय ऑल मीन्स आप क्या काबीना जो दिल चाहता है आपका बनाएं, आपने कोई प्रोटेस्ट करनी है आप ज़रूर करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र, स्पेशली व्हेन इट हैज़ टू डू विद अ फॉरेन कंट्री और फॉरेन कंट्रीज़, तो वहाँ टू टेक अ पोजीशन जो कि अगेंस्ट द पोजीशन टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये ठीक नहीं है। जैसे हम कहते थे कि जब पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत थी आईएमएफ प्रोग्राम की, पीटीआई की मौक़िफ़ ये था कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को कुछ ना दे और डिफ़ॉल्ट होने दें, तो ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है ना ये बात। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो डिफरेंस है ना ये देखना चाहिए पीटीआई की हुकूमत को। अलबत्ता ये ज़रूर है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पीटीआई के जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका एक डिमांड ये है कि जी हमें मिलने दिया जाए खान साहब से, तो क्या हो जाएगा यार, क्या हेवंस विल फॉल अगर आप अफरीदी साहब को मिलने देते हैं विद इमरान खान? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। मिलने दें एक दफ़ा नहीं, वो हर रोज़ जाके मिलना चाहे तो मिल लें। आपको इस बात का फ़िक्र है कि पता नहीं खान उनको क्या उकसाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, तो वो तो वैसे ही कर रहा है। वो तो जो जाता है उसको मिलने, उसको वो पैगाम दे देता है, वो आके पैगाम दे देते हैं। उसने अपनी काबीना, उसने अपना चीफ मिनिस्टर भी तब्दील कर लिया है, उसने जो जिस किस्म की काबीना वो चाहता था बनवा ली है, इसको कह के यार जिसका तुम्हारा दिल चाहता है तुम लगा लो। उनको पता है इसने उसी किस्म के लोग लगाने हैं जो खान को पसंद आएंगे, हार्ड लाइनर्स अपने जैसे। तो मतलब ये चीज़ आप रोक नहीं सकते। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि टू हैव अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच और अ मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच टू पीटीआई। और पीटीआई को ये चाहिए कि पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना या प्रोविंस का अपना इंटरेस्ट अपनी जगह, बिल्कुल ठीक। आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर लड़ना है, झगड़ना है, ज़रूर करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द फेडरेशन। आई थिंक ये जो डिस्टिंक्शन है इसको रखना चाहिए। बाकी जमहूरियत के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ज़रूर होना चाहिए। और हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे ये अब पता नहीं इनके हवाले कर दी है, इनको निकालें, इनको ये करें। आई डोंट थिंक इस किस्म की बातें नहीं हमें करनी चाहिए। अच्छा, बड़े मज़े का सवाल आया है मोहम्मद अब्दुल्ला अवान साहब हारूनाबाद से। दिल तो मेरा करा मैं खुद ही बोल दूं। हाँ, तो क्या कहते हैं? भारतीय एतबार से पाकिस्तान की जो गुड्डी चढ़ी हुई है, क्या ये देरपा है या 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा ही अंधेरा? गुड्डी चढ़ी हुई है। अच्छा, गुड्डी चढ़ी हुई से मुराद ये है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब इस वक्त पाकिस्तान रॉक एंड रोल हर जगह पर सेंटर अटेंशन का। तो अच्छा ठीक है, एक तरफ तो जनाब गुड्डी चढ़ी हुई अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े ठापा लगा रहे हैं, वेल डन, ग्रेट गाइज, फैंटास्टिक ये फैंटास्टिक वो। दूसरी तरफ आप सारा दुनिया घूम रहे हैं, सबके महफिलों में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि आपके बगैर कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर IMF भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ये सारा।
तो ऐसे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में तो लंबी गुड्डी चढ़ी हुई है। मगर अगर आप देख लें कि घर में क्या हो रहा है, बाबा तवात गुड्डा के कड़े कड़े चढ़े इन्हें घर च, और वो सारे लगे इन्हें बो काटा करन ते पेचे लगे इन्हें घर, तो तुसी वो देखते पे हो, असी यह देखने पे हैं। एक बॉर्डर जो है वहाँ इंडिया लेके बैठा हुआ है संदूर 2 इंतज़ार में कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। दूसरी जगह पे अफ़गानिस्तान के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने ही है। और किसी स्टेज पे भी दोनों बॉर्डर्स, आज तक कभी नहीं ऐसे हुआ कि दोनों बॉर्डर्स अनस्टेबल हों। और फिर ये जो टेररिज्म हो रही है, ये कोई छोटी चीज़ है। सो आई एम अफ्रेड गुड्डी चढ़ी हुई लगता है ऐसे है, ये इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इंटरनेशनली हमारी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, विच इज़ ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बिकॉज आमतौर पे तो इट्स द अदर वे अराउंड। इंटरनेशनली हम आइसोलेट होते हैं, हमें रोग स्टेट कहा जाता है, फेलिंग स्टेट कहा जाता है। आजकल बड़ी हमारी तारीफ़ें हो रही हैं और हम हर जगह पे पहुंचे हुए लपक के, एंड बड़ी, सो वो तो ठीक है आपकी बात, बट आई थिंक हकीकत ये है कि गुड्डी नहीं चढ़ी हुई, और वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड कि हम अपने आप को किसी स्टेबल जगह पे लेके आएँ। ये जो इंस्टेबिलिटी है घर में, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर, और ये जो बाहर स्टेबिलिटी आ रही है या गुड्डी चढ़ी हुई है, उससे हमें घर के अंदर कोई ब्राउनी मार्क्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए आई थिंक इसको भी ज़रा तरीके से देखना चाहिए कि गुड्डी चढ़ी भी हुई है कि नहीं।